माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ नोमैडिक एम्पायर। ठीक है, चैप्टर का नाम है नोमैडिक एम्पायर। इससे आप क्या समझ पा रहे हो कि नोमैड लोगों ने एक एम्पायर बनाया है। ठीक है, नोमैड्स कौन होते हैं? जो घूमते रहते हैं उनको नोमैड्स बोला जाता है, जो एक जगह नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उन लोगों के एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने कैसा एम्पायर बनाया था। ये इमेज देख पा रहे हो, ये है जंगीज़ खान, ये उनके लीडर थे। ठीक है, तो इनके बारे में हम जानेंगे और इन मंगोल्स के बारे में समझेंगे जिन्होंने ये नोमैडिक एम्पायर बनाया था। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर की इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं सेंट्रल एशिया के मंगोल्स के बारे में, जिन्होंने एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर बनाया था। ट्रांस कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है दो कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ। तो उनका एम्पायर यूरोप और एशिया इन दो कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था और उनके लीडर थे जंगीज़ खान। ठीक है, हम ये भी स्टडी करने वाले हैं कि कैसे जंगीज़ खान ने मंगोल्स से बहुत सारे ट्रेडिशंस, सोशल और पॉलिटिकल कस्टम्स अडॉप्ट करवाए। ठीक है, कैसे इतनी अच्छी मिलिट्री तैयार करी जंगीज़ खान ने और कितना अच्छा उनका गवर्नेंस का मेथड था। अब आप खुद सोचिए, एक इतना बड़ा एम्पायर जो दो कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था और वो इतने लंबे टाइम के लिए ऐसे तो नहीं टिक सकता, उसे बहुत प्रॉपर गवर्नेंस की ज़रूरत होती है। तो उनकी गवर्नेंस के बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। हम ये भी स्टडी करेंगे कि कैसे मंगोल्स ने नोमैडिक एम्पायर को क्रिएट करा था। उन्होंने अपने स्टेपी ट्रेडिशंस को कॉम्प्रोमाइज़ करा और जहाँ जहाँ उनका ये एम्पायर फैला ना, उन लोगों ने अपने ट्रेडिशंस को उन लोगों के ऊपर थोपा नहीं। मतलब मान लो नई टेरिटरीज कॉन्क्वायर कर ली उन्होंने, लेकिन उनको ये नहीं बोला कि हम ये ट्रेडिशन अपनाते हैं तो तुम भी यही करोगे। तो ऐसा मंगोल लोगों ने नहीं किया। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री अबाउट मंगोल। हम मंगोल्स के बारे में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमें इनके बारे में पता कैसे चला, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? अब देखो, मंगोल्स खुद से ना कुछ नहीं लिखते थे, तो हमें दूसरे लोगों के क्रॉनिकल्स, ट्रैवलॉग्स, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है इन मंगोल्स के बारे में स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा भी माना जाता है इन राइटर्स का जो ये स्टडी मटेरियल है ना, ये बहुत बायस्ड है। इन्होंने इतना अच्छा नहीं लिख रखा उनके बारे में। क्यों? देखो, मान लो आपके ऊपर कोई कंट्रोल कर रहा है, तो क्या आप उनके बारे में कुछ अच्छा लिखोगे? नहीं लिखोगे। तो वैसे ही माना जाता है कि इन राइटर्स ने जो लिख रखा है ना, वो बहुत ज़्यादा बायस्ड है और बहुत ज़्यादा प्रिजुडाइज्ड है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जो है ना इन मंगोल के सक्सेस से अट्रैक्ट भी हुए। अब इतना बड़ा एम्पायर बना लिया तो दूसरे ट्रैवलर्स इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हुए। अब इनके अंडर बहुत सारे बैकग्राउंड से लोग काम करते थे, जैसे बहुत सारे बुद्धिस्ट, कन्फ्यूशियन को फॉलो करने वाले क्रिश्चियन, टर्किश, मुस्लिम लोग जो हैं इन मंगोल मास्टर्स के अंडर काम करते थे। और जिन्होंने लिखा है ना मंगोल्स के बारे में, उन्होंने दो तरीके का मटीरियल लिखा है। किन्हीं ने तो बहुत सिंपैथेटिक अकाउंट्स लिखे हैं, बहुत अच्छा लिखा है इनके बारे में, जबकि कुछ लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल दिखाने की कोशिश करी। हॉस्टाइल मतलब बहुत ज़्यादा क्रूअल दिखाने की कोशिश करी है। जो जंगीज़ खान के बारे में सबसे पहली हमें राइटिंग मिली है, उसका नाम है द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। So, in history of Mongols, the sedentary societies characterized nomads as primitive barbarians. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्या हुआ, जो ये राइटिंग्स हमें मिली है ना, इससे हमें एक चीज़ तो पता चल गई है, इन मंगोल्स को बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव और बारबेरियंस बताया गया है। प्रिमिटिव क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा अनसिविलाइज्ड होते हैं, इतने एडवांस नहीं होते, उनको प्रिमिटिव बोला जाता है। और बारबेरियंस कौन होते हैं? मतलब जो बहुत ज़्यादा पागल से होते हैं, जिनकी आवाज़ एकदम बेकार लगती है, नॉइज़ जैसी लगती है, तो उनको बारबेरियंस बोला जाता है, बहुत ज़्यादा क्रूअल टाइप। ठीक है, तो बारबेरियन एक टर्म है जो कि ग्रीक वर्ड बारबरोस से डिराइव की गई है, जिसका क्या मतलब होता है कि समवन हुज लैंग्वेज साउंडेड लाइक अ रैंडम नॉइज़। ऐसी बहुत बकवास सी नॉइज़ की तरह लगती है किसी की आवाज़, तो उसे बारबेरियन बोला जाता है। बारबरोस टर्म से ये बारबेरियन टर्म डिराइव हुई है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं मंगोल्स को कितना ज़्यादा अनसिविलाइज्ड, कितना ज़्यादा पागल, कितना ज़्यादा क्रूअल दिखाने की कोशिश की है। क्यों? ये बायस्ड भी हो सकता है, हम कैसे श्योरली कह सकते हैं हाँ वो ऐसे ही थे। तो मंगोल्स का सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड अब हम जानते हैं। मंगोल्स वर डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल एंड लिंक्ड बाय सिमिलैरिटीज ऑफ लैंग्वेज टू ततार्स, खितान, मंचूस टू द ईस्ट एंड टर्किक ट्राइब्स टू द वेस्ट। अब जो ये मंगोल लोग थे ना, ये बहुत अलग अलग तरीके के लोग थे। इनके अंदर पेस्टोरलिस्ट भी आते थे और इनके अंदर जो हंटर गैदरर्स थे ना, वो भी आते थे। ठीक है, और ये दूसरी ट्राइब्स जैसे ततार्स, खितान, मंचूस, टर्किक ट्राइब्स इनसे लिंक थे उनकी सेम लैंग्वेज की वजह से। यानी कि जो मंगोल लोग हैं ना और इन लोगों की लैंग्वेज सेम सी थी, तो वो इनसे लिंक थे।
अब कुछ मंगोल्स जो थे वो पेस्टोरलिस्ट थे और कुछ हंटर गैदरर्स थे। पेस्टोरलिस्ट कौन होते हैं? जो एनिमल्स को पालते हैं, और हंटर गैदरर्स जो हंटिंग करते हैं। तो कुछ मंगोल्स पेस्टोरलिस्ट थे और कुछ हंटर गैदरर्स थे। तो अब हम समझेंगे पेस्टोरलिस्ट मंगोल्स के बारे में। जो पेस्टोरलिस्ट मंगोल थे ना, वो हॉर्सेस, शीप, कैटल, गॉट्स, कैमल्स इनको मेंटेन करते थे, इनको रियर करते थे, इनको पालते थे, ठीक है। और वो सेंट्रल एशिया के स्टेपीज़ में नोमैडिक लाइफ जीते थे। अब स्टेपीज़ क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े घास के मैदानों को स्टेपीज़ बोला जाता है, जो कि सेंट्रल एशिया में थे। तो वहाँ पर ये लोग रहा करते थे। दिस एरिया हैड अ मेजेस्टिक लैंडस्केप। अब इस एरिया में बहुत अलग अलग तरीके की जियोग्राफीज देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर प्लेन्स भी है, जेंटल प्लेन्स भी है, वेवी स्लोप्स वाले प्लेन भी है, यहाँ पर स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी है जिन्हें हम अल्टाई माउंटेन्स बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गोबी डेजर्ट भी है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कितनी सारी जियोग्राफीज़ हैं इस एरिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पर दो रिवर्स, ओनन और सेलेंगा, ये दो मेन पानी का सोर्स है। साथ ही साथ जो स्नो कैप्ड माउंटेन्स है ना, उनसे थोड़ी थोड़ी धाराएँ भी बहती हैं, स्प्रिंग्स या स्ट्रीम्स भी हम बोल सकते हैं। तो वो भी यहाँ पर पानी का सोर्स है। अब हम जानेंगे हंटर गैदरर मंगोल्स के बारे में, ठीक है। हंटर गैदरर मंगोल्स जो है ना, वो पेस्टोरलिस्ट के नॉर्थ में रहते हैं, यानी कि साइबेरियन फॉरेस्ट में रहा करते थे हंटर गैदरर वाले मंगोल्स, ठीक है। और इन्हें पेस्टोरलिस्ट के मुकाबले छोटा दर्जा दिया जाता था, नीचा माना जाता था। अब ये कैसे जीते थे? तो ये एनिमल के फर्स का ट्रेड किया करते थे दूसरे लोगों के साथ, सेटल्ड कम्युनिटीज़ के साथ। द एंटायर रीजन हैड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। अब यहाँ का वेदर है ना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था, बहुत ज़्यादा हार्श और लॉन्ग विंटर्स यहाँ पे चलती थी। समर बहुत थोड़े टाइम के लिए आती थी, और वो भी ड्राई समर्स, ठीक है। अब मंगोल्स ने कभी भी फार्मिंग नहीं करी। हाँ, कुछ टाइम के लिए एग्रीकल्चर पॉसिबल था पेस्टोरल रीजन्स के अंदर, बट फिर भी इन्होंने कभी भी फार्मिंग नहीं करी, ठीक है। नाइदर द पेस्टोरल नॉर हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी कुड सस्टेन डेंस पॉपुलेशन सेटलमेंट्स। अब पेस्टोरल मंगोल्स हों चाहे हंटर गैदरर्स मंगोल्स हों, ठीक है, इन दोनों में से किसी की भी पॉपुलेशन सेटलमेंट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, ठीक है। इसी वजह से इन्होंने कभी भी सिटीज़ नहीं बनाई, बना ही नहीं पाई। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन सेटलमेंट हो ही नहीं पाती थी, और ना ही ये एक जगह सेटल होते थे। मंगोल लिव्ड इन टेंट्स, ये टेंट्स में रहा करते थे, और इनके टेंट्स पोर्टेबल होते थे, यानी कि एक से दूसरी जगह ये कैरी कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि देखो, समर्स में वो कहीं और रहते थे, विंटर्स में कहीं और, तो वो इन टेंट्स को लेके जाते थे, घूमते थे, ठीक है। और इन टेंट्स को गर्स बोला जाता है, पोर्टेबल होते थे इनके टेंट्स। मंगोल सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सारे मंगोल्स एक दूसरे से कनेक्टेड थे उनकी एथनिक और लैंग्वेज की वजह से, यानी कि उनके ट्रेडिशन, कस्टम्स और लैंग्वेज की वजह से ये सारे यूनाइटेड थे। बट उनके पास रिसोर्सेज बहुत स्कार्स होते थे, बहुत कम रिसोर्सेज होते थे। तो जो मंगोल्स है ना, वो पैट्रीलिनियल लाइनेज में भी बढ़ जाते थे, यानी कि फादर है, उसके मान लो 4 सन हैं, तो वो अलग अलग ब्रांच हो जाती थी। पैट्रीलिनियल लाइनेज हम इसे बोलते हैं, और वो रिसोर्सेज भी उन सन्स के बीच में बट जाते थे। अब जिन मंगोल्स के पास ज़्यादा एनिमल्स और पैस्चर लैंड्स होते थे, उन्हें रिच माना जाता था, ठीक है। और उनका सोसाइटी में पॉलिटिक्स में थोड़ा ज़्यादा दबदबा होता था, उनके ज़्यादा फॉलोअर्स होते थे, और पॉलिटिक्स में भी वो इन्फ्लुएंशियल माने जाते थे, ठीक है। Whenever there were harsh winter और drought condition, जब भी कोई बहुत कड़ाके वाली ठंड होती थी या फिर सूखा पड़ जाता था, तो इन फैमिलीज़ के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता था पैस्चर लैंड्स के ऊपर, ठीक है, कि भाई मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो अब खाने की तलाश में वो शिकार क्या करते थे, ठीक है। और कई बार शिकार से, मतलब शिकार करते समय वो बच जाए, उस एनिमल से कोई अटैक ना कर दे, तो वो अलायंस बना लेते थे शिकार के चलते। और ये जो अलायंस होता था ना, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता था, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। नोमैड्स कौन होते हैं? जो एक से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। सेटल्ड सोसाइटीज़ कौन होती हैं? जो एक जगह रुक के रहते हैं, ठीक है, उन्हें सेटल्ड बोला जाता है, मतलब उनकी एक ही जगह में रहना वहना होता है, ठीक है। अब इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम समझते हैं। वैसे तो नोमैडिक और एग्रेरियन इकोनॉमीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एग्रेरियन इकोनॉमी यानी कि जो फार्मिंग करते हैं, जो लोग एक जगह सेटल होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, इनके बीच में कुछ रिलेशन भी होता है। अब देखो, जो मंगोल्स जो ग्रासलैंड में रहा करते थे, उनके पास बहुत कम रिसोर्सेज थे, ठीक है। तो वो ट्रेड किया करते थे इन सेटल्ड कम्युनिटीज़ के साथ जो चाइना में रहते थे, ठीक है। अब ये जो है दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होता था। अब मंगोल्स को क्या चाहिए होता था? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, आयरन यूटेंसिल्स चाइना वाले लोगों से, और चाइना वाले लोगों को क्या चाहिए होता था? घोड़े, फर्स, एनिमल्स,
ग्रासलैंड वाले लोगों से। तो ये ट्रेड जो है दोनों के लिए बेनिफिशियल होता था। लेकिन कॉमर्स इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होता था, मतलब ट्रेड इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होता था। कई बार एक ग्रुप दूसरे के ऊपर मिलिट्री प्रेशर लगाता था ज़्यादा प्रॉफिट पाने के चक्कर में, ठीक है। जब मंगोल्स ने अलायंसेस बना लिए थे, अलायंसेस का क्या मतलब होता है, ग्रुप्स बना लिए थे, तो क्या हुआ था, वो चाइनीज़ लोगों के ऊपर अपना दबदबा बनाते थे कि भाई इसके बदले में तुम ज़्यादा दो हमें, मतलब वो तो उतना ही देंगे मंगोल्स, और चाइनीज़ से बदले में ज़्यादा लेने की डिमांड करते थे। लेकिन क्या होता था, ये ट्रेड टाइज जो है ना वो रिस्पेक्ट नहीं किए जाते थे, यानी कि आराम से ट्रेड नहीं हो पाता था। कई बार क्या होता था, बहुत ज़्यादा लूट हो जाती थी। आउटलाइट प्लंडर का क्या मतलब होता है, लूट स्टार्ट हो जाती थी। अब मंगोल्स जब डिसयूनाइट हुए, जब उनका ग्रुप टूटा, जब उनका अलायंस टूटा, तब क्या होता था, चाइनीज़ लोग प्रेशर लगाते थे मंगोल्स के ऊपर कि भाई अब तुम हमें ज़्यादा दो, ठीक है। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स तो सेटल्ड कम्युनिटीज़ वाले लोगों को फेस करनी पड़ती थी। क्यों? उनकी सिटीज़ जो है वो लूट के लिए जाते थे, उनका एग्रीकल्चर ख़राब कर देते थे मंगोल लोग, जबकि नोमैड्स का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनकी तो कोई कम्युनिटीज़ ही नहीं होती थी, वो एक जगह रहते ही नहीं थे। क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ हो जाएगा, उनकी सिटीज़ को कोई थोड़ी लूट ले जाएगा। अब देखते थे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो चाइना की जो ग्रेट वॉल है ना, वो क्यों बनाई गई थी? 8th सेंचुरी BC में क्या हुआ, चाइना ने बहुत ज़्यादा इन नोमैड लोगों का सामना करा। ये लूट के जाते थे, बहुत ज़्यादा खतरा इनको महसूस होता था चाइनीज़ लोगों को। दूसरी रिजाइम्स भी ऐसा ही करती थी, इनके ऊपर हमला कर देती थी कभी भी, ठीक है। तो 3rd सेंचुरी BC में क्या हुआ, चाइना के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम फोर्टिफिकेशन कर ले, बड़ी बड़ी दीवारें बना ले अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। ये एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर माना जाता है, जिसे आज हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। वो असल में डिफेंस के चक्कर में बनाई गई थी, इन मंगोल से या फिर दूसरी ट्राइब से, दूसरी रिजाइम से बचने के लिए बनाई गई थी। अब हम समझेंगे जंगीज़ खान को, जो हमारे इस चैप्टर के मेन लीड हैं, उनके बारे में। अब चलो हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। अर्ली करियर, यानी कि स्टार्टिंग में क्या सिनेरियो था वो हम समझते हैं। तो जंगीज़ खान वॉज बॉर्न इन 1162 नियर द ऑनर रिवर इन नॉर्थ ऑफ प्रेजेंट डे मंगोलिया। मंगोलिया के नॉर्थ वाले हिस्से में ऑनर रिवर के किनारे पर या ऑनर रिवर के आसपास 1162 में जंगीज़ खान का जन्म हुआ। इनका असलियत का जो नाम था वो था तेमुजिन, ठीक है। और वो येसुगई, जो कि एक ट्राइब के चीफ थे, उनके तीसरे बेटे थे। जब वो 9 साल के थे, उनके पापा को मार दिया गया था ततार्स के द्वारा। ततार से दूसरी ट्राइब होगी, ठीक है। ही अलॉन्ग विद हिज ब्रदर्स एंड स्टेप ब्रदर्स वॉज ब्रॉट अप बाय हिज मदर। उनके भाइयों को, उनके स्टेप ब्रदर्स को उनकी मदर ने पाला था, ठीक है। अगले 10 साल उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल वाले रहने वाले थे। उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें स्लेव बना दिया गया। जब उनकी शादी हुई, उनकी वाइफ बॉर्टे को किडनैप कर लिया गया, तो उन्हें बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ा उन्हें रिकवर करने के लिए। उन्होंने अलायंस ग्रुप बनाए बोगरचू के साथ, जमुका के साथ, और उसके ब्रदर और स्टेप ब्रदर्स के साथ, और उसके अंकल ओंग खान के साथ। अब तेमुजिन से जंगीज़ खान तक का कैसा सफ़र रहा वो हम देखते हैं। 1180 से लेकर 1190 के बीचों बीच क्या हुआ, उनका जो अलायंस था ना वो अगेंस्ट हो गया जमुका, यानी कि उन्होंने जो अलायंस बनाया था जिसमें जमुका भी थे, अब जमुका को बाहर निकाल दिया गया। क्यों, वो भी हम आगे समझेंगे। अब उन्होंने बहुत सारी ट्राइब्स के साथ लड़ाई करी। उन्होंने ततार्स, नमांस, खेरेट्स, ठीक है, इन ट्राइब्स को हरा दिया और उनको कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने सोचा कि अब वो पावरफुल जमुका को भी हरा देंगे, और उन्होंने जमुका को भी हरा दिया 1206 के अंदर। अब जमुका जो है उनके फ्रेंड थे, लेकिन उन्होंने उसे चीट करा, इस वजह से उनका जो अलायंस था वो जमुका के अगेंस्ट हो गया था। देन द असेंबली ऑफ मंगोल चीफटेन्स, फिर क्या हुआ, जो मंगोल चीफटेन्स यानी मंगोल के जो सारे चीफ्स थे, लीडर्स थे, उनकी एक असेंबली आई, ठीक है, जिसे कुरलताई बोलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ, तुम्हें भी स्टार मार्क करना है बुक में, ठीक है, या फिर लिख लेना इसे रफ नोटबुक में, या फिर जहाँ पे भी तुम्हारा मन करे। तो क्या हुआ, वो जो असेंबली थी ना, उसने जंगीज़ खान या फिर तेमुजिन को ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स डिक्लेयर कर दिया और उन्हें टाइटल दिया गया जंगीज़ खान। तो जंगीज़ खान असल में एक टाइटल था उनके लिए। जंगीज़ खान का क्या मतलब होता है, ओशियनिक रूलर या फिर यूनिवर्सल रूलर, यानी कि जो मंगोल्स में सबसे ज़्यादा ग्रेट है, जो पूरे संसार का राजा है, उसे बोला जाता है जंगीज़ खान, या फिर ग्रेट खान भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो तेमुजिन से ऐसे उनका नाम जंगीज़ खान पड़ा। तो देखो, जंगीज़ खान ने मंगोल लोगों को यूनाइट करके और ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड मिलिट्री फोर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जो मंगोल्स थे, जो यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, तो उनकी स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश किया, और ज़्यादा उन्हें इफेक्टिव बनाया और एक बहुत अच्छी मिलिट्री फोर्स उनसे तैयार कर दी। अब उनका सबसे पहला मोटिव क्या था, चाइना को कंक्वायर करना, ठीक है। अब उस टाइम पर चाइना 3 किंगडम्स में बटा हुआ था। सीसिया लोगों ने
कंट्रोल कर रखा था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, यानी कि मान लो ये चाइना है तो इस वाले एरिया में सीसिया लोगों का कंट्रोल था, ठीक है, जो कि तिब्बतन ऑरिजिन के थे। अब नॉर्थ की तरफ, यानी कि ये मैंने बताया था, तो इस तरफ ये जो बाकी का नॉर्थ बचा, यहाँ पर चिन डायनेस्टी के जर्जिन ग्रुप का कंट्रोल था और साउथ चाइना में संग डायनेस्टी रूल किया करती थी। लेकिन 1209 सेंचुरी में क्या हुआ, सीसिया को हरा दिया मंगोल्स ने और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को पार कर लिया 1213 सेंचुरी में और फाइनली पेकिंग यानी कि बीजिंग पे आक्रमण कर दिया 1215 सेंचुरी के अंदर, ठीक है। अब बहुत टाइम तक चिन डायनेस्टी के अगेंस्ट बैटल्स चलती रही 1234 सेंचुरी तक लगभग, ठीक है। लेकिन जंगीज़ खान अपने इस प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, तो उन्होंने फैसला किया कि अब वो वापस से मंगोलिया जाएंगे, अपने होमलैंड जाएंगे 1216 सेंचुरी के अंदर, ठीक है। और उन्होंने सारे मिलिट्री अफेयर्स अपने सबऑर्डिनेट्स यानी कि अपने साथियों के ऊपर छोड़ दिए। फाइनली क्या हुआ, डिफीटेड काराकेता, तो ये एक दूसरी रेजाइन थी जो कि तियान शाह माउंटेन्स में रहती थी नॉर्थ वेस्ट चाइना में, ठीक है। तो उस टाइम पे 1218 में इन्हें हरा दिया गया। मंगोल डोमिनियंस रीच द अमू दर्या एंड द स्टेट्स ऑफ ट्रांसऑक्सिया एंड ख्वारिज़्म। ख्वारिज़्म कहाँ है, उज़्बेकिस्तान, तो वहाँ तक चाइना से लेके उज़्बेकिस्तान वहाँ तक ट्रांसऑक्सिया तक जो है इनका कंट्रोल मंगोल्स का पहुँच गया। मोहम्मद शाह ऑफ ख्वारिज़्म इन सेंट्रल एशिया एग्जीक्यूटेड मंगोल एम्बेसडर। अब क्या हुआ, जो मोहम्मद शाह थे ख्वारिज़्म के, उज़्बेकिस्तान में एक जगह है, तो वहाँ के जो मोहम्मद शाह थे उन्होंने क्या करा, बहुत सारे मंगोल एम्बेसडर्स को एग्जीक्यूट कर दिया, मार दिया। जंगीज़ खान हैड टू रिस्पॉन्ड टू देयर एग्जीक्यूशन। अब जंगीज़ खान को इसका जवाब देना था। तो क्या हुआ, द मंगोल्स डिस्ट्रॉयड सिटीज सच एज, मंगोल्स ने समरकंद, निशापुर, बुखारा और हेरत इन सिटीज़ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया इस बात का बदला लेने के लिए कि ऐसा उन्होंने कैसे कर दिया, क्यों उन्हें एग्जीक्यूट करा। जंगीज़ खान एंड इंडिया। अब जंगीज़ खान और इंडिया के बीच में क्या रिलेशन था, क्या इंडिया वालों ने सामना किया, तो वो सब कुछ हम देखेंगे। तो क्या हुआ, सुल्तान मोहम्मद की खोज में जो मंगोल फोर्सेस थी वो अजरबैजान की तरफ गई, ठीक है, और उन्होंने रशियन फोर्सेस को हरा दिया। जो दूसरी टुकड़ी थी वो सुल्तान के बेटे जलालुद्दीन के पीछे पीछे गई अफगानिस्तान में और सिंध प्रोविंसेस में। जब वो इंदस नदी के बैंक्स पे आए, किनारे पे आए, तो जंगीज़ खान ने सोचा कि अब वो मंगोलिया नॉर्थ इंडिया से होते हुए जाएंगे, असम से होते हुए, ठीक है। तो अब इस टाइम पे इंडिया वालों लोगों के ऊपर क्या गुजर रहा था, उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन इंडिया के अंदर उस टाइम पर इतनी ज़्यादा हीट थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, नेचुरल हैबिटेट और इल ओमेंस दैट वर रिपोर्टेड टू हिम बाय हिज सूथसेयर व्हिच मेड हिम चेंज ऑफ हिज माइंड। अब उनके जो साथी थे उन्होंने उन्हें बताया कि नहीं, यहाँ पर इंडिया की तरफ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत बुरा हाल चल रहा है, यहाँ पर इतना अच्छा क्लाइमेट नहीं है। तो इन चीज़ों के चलते जंगीज़ खान ने अपना माइंड चेंज कर लिया, तो इसी वजह से वो इंडिया के थ्रू नहीं गए, तो उन्होंने इंडिया में आना सही नहीं समझा और फाइनली वो 1227 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, जंगीज़ खान की। अब कॉजेज़ फॉर द सक्सेस ऑफ जंगीज़ खान। जंगीज़ खान इतने ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हुए थे, उसके क्या क्या कॉजेज़ थे, तो वो हम यहाँ पर समझेंगे। उनकी जो मिलिट्री अचीवमेंट्स थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब उन्होंने क्या करा, जो उनके स्टेपी स्किल्स थे उनको उन्होंने और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया और उससे बहुत अच्छी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ बनाई, ठीक है। द हॉर्स राइडिंग एंड हंटिंग स्किल्स ऑफ मंगोल्स एंड टर्क्स प्रोवाइडेड स्पीड एंड मोबिलिटी टू द आर्मी। अब जो ये मंगोल्स थे उनके अंदर हॉर्स राइडिंग और हंटिंग स्किल्स तो थे ही, तो इससे क्या हुआ, आर्मी और ज़्यादा अच्छी बन पाई, और ज़्यादा बेटर बन पाई, और ज़्यादा इफेक्टिव बन पाई। Their abilities as rapid shooting archers from horseback were further perfected during regular hunting expeditions। अब क्या मतलब है इस बात का, अब वो इतनी अच्छी शूटिंग भी करते थे, बहुत अच्छा तीर कमान चलाते थे हॉर्स बैक के ऊपर से ही डायरेक्टली, तो उससे क्या हुआ, ड्यूरिंग रेगुलर हंटिंग एक्सपीडिशन, जब वो शिकार की खोज में निकलते थे तो वो इतनी अच्छी हंटिंग करते थे, तो उससे क्या हुआ, उनके जीतने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए। वो इतनी अच्छी ये तीरंदाजी जो है वो जानते थे, इससे क्या होता था, वो एनिमीज़ को आराम से डिफीट कर सकते थे, उनके चांसेस बढ़ गए जीतने के। दे कैरिड आउट कैंपेन्स इन द डेप्थ्स ऑफ विंटर बाय यूजिंग फ्रोजन रिवर एज हाईवे टू द एनिमी सिटीज़ एंड कैंप्स। अब वो इस टाइम पे हमला करते थे जिस टाइम पे कोई सोच भी नहीं सकता था, जब नदियाँ बिल्कुल जम जाती थी ना ठंड की वजह से, तो उस टाइम पे उस बर्फ़ से जमी हुई नदी को वो यूज़ करते थे एज हाईवे, ताकि वो दुश्मन की सिटीज़ और कैंप्स तक पहुंच पाए, ठीक है। उन्होंने सीज इंजन्स और नैप्था बॉम्बार्डमेंट की जो टेक्निक थी, जो इंपॉर्टेंस थी, वो बहुत आराम से बहुत जल्दी जो है वो सीख ली।
हिज इंजीनियर्स बिल्ट लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट। अब क्या मतलब है इसका, जो उनके इंजीनियर्स थे वो क्या करते थे, बहुत हल्का सामान बनाते थे, बहुत हल्के इक्विपमेंट्स बनाते थे जो वो अपने ओपोनेंट्स, अपने एनिमीज़ के अगेंस्ट यूज़ किया करते थे। अब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मंगोल्स, अब मिलिट्री कैसे ऑर्गेनाइज थी मंगोल्स के अंडर वो हम समझते हैं। मंगोल्स में जो सबसे ज़्यादा एबल बॉडीड होते थे या फिर एडल्ट मेल होते थे ट्राइब के अंदर जो हथियार उठा सकते हैं, तो उन्हें लिया जाता था आर्मी में। दे कॉन्स्टिट्यूटेड द आर्म्ड फोर्सेज व्हेन द ओकेजन डिमांडेड, तो वो आर्मी में आ जाते थे जब भी ज़रूरत उनकी पड़ती थी। अब क्या होता था, अलग अलग मंगोल ट्राइब्स को इकट्ठा लिया गया था आर्मी के अंदर और नए नए मेंबर्स आते रहते थे जंगीज़ खान की आर्मी के अंदर, जिससे मतलब बहुत अलग सी उसकी कॉम्पोजिशन होती थी, यानी कि वो सेम ग्रुप के लोगों को इकट्ठा नहीं रखते थे। ही ऑल्टर्ड द ओल्ड स्टेपी सिस्टम ऑफ डेसिमल यूनिट सिस्टम, अब वो इस तरीके से सोल्जर्स को जो है डिवाइड करते थे, इस तरीके की उन्होंने डिविजन्स बना रखी थी आर्मी के अंदर। ही डिवाइडेड द ओल्ड ट्राइबल ग्रुपिंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देयर मेंबर्स इनटू न्यू मिलिट्री यूनिट्स। अब वो जो पुराने ट्राइबल ग्रुप्स है ना, उन्होंने नए मिलिट्री यूनिट्स के अंदर तब्दील कर दिए थे, चेंज कर दिए थे। नो इंडिविजुअल कुड मूव फ्रॉम हिज अलॉटेड ग्रुप, कोई भी पर्सन अपने ग्रुप को छोड़कर उनकी परमिशन के बिना नहीं जा सकता था। अगर वो करते थे तो उन्हें बहुत बुरी तरीके से पनिश किया जाता था। दस द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ सोल्जर्स, जो सबसे बड़ी यूनिट होती थी सोल्जर्स की, वो उसमें 10,000 सोल्जर्स होते थे, जिसे हम तूमन भी कहते हैं। नाउ इंक्लूडेड डिफरेंट ट्राइब्स एंड क्लैंस, और उसके अंदर बहुत अलग अलग ट्राइब्स और क्लैंस के लोग होते थे। द मिलिट्री यूनिट्स वर टू सर्व अंडर जंगीज़ खान 4 सन, जो मिलिट्री यूनिट्स थी उन्हें जंगीज़ खान के 4 बेटों के अंडर सर्व करना होता था। एंड स्पेशली चूजन कैप्टन्स ऑफ हिज आर्मी यूनिट्स कॉल्ड नोयान, और वो जो उनकी आर्मी यूनिट्स थी उनके कैप्टन्स भी वो चूज़ करते थे जिन्हें नोयान कहा जाता था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, स्टार मार्क कर लो, अपनी बुक में लिख लो। A band of followers who had served Genghis Khan loyally through grave adversity for many years also became important within the new realm. अब जो लोग जंगीज़ खान को बहुत अच्छे से, बहुत लॉयली सर्व करते थे, उनकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इमेज बन जाती थी उनके नज़रों में। कन्फेरिंग टाइटल्स, अब जंगीज़ खान उन्हें टाइटल्स भी दिया करते थे। जंगीज़ खान कन्फेयर्ड टाइटल ऑफ ब्लड ब्रदर्स अंडर पब्लिकली टू मिलिट्री पर्सन, जो मिलिट्री पर्सन उन्हें बहुत अच्छी सर्विस देते थे वो उन्हें अपना ब्लड ब्रदर कहते थे, यानी कि अंडा। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद कर लो, स्टार मार्क कर लो। ही ऑल्सो ऑनर्ड हम्बलर पर्सन्स एज बॉन्ड्समैन, अ टाइटल दैट इंडिकेटेड देयर क्लोज रिलेशनशिप विद जंगीज़ खान, जो जंगीज़ खान को बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, बहुत लॉयल रहते थे उनके प्रति, तो जंगीज़ खान उन्हें भी ऑनर करते थे, उन्हें बॉन्ड्समैन का एक टाइटल देते थे, और ये टाइटल इंडिकेट करता था कि जंगीज़ खान का इन लोगों के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। आगे देखते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अंडर जंगीज़ खान, ठीक है। अब जंगीज़ खान असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग द न्यू कंक्वेर्ड पीपल टू हिज 4 सन्स जोची, चांगताई, ओगदेई एंड तोले। तो ये आपको उनके 4 सन्स के नाम याद करने पड़ेंगे, इसे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ और इसे बुक के अंदर लिख लेना और याद भी कर लेना। तो जंगीज़ खान ने अपनी टेरिटरी को गवर्न करने की, कंट्रोल करने की अथॉरिटी अपने 4 बेटों को सौंप रखी थी। दीज कंप्राइज द 4 उलूस। अब उलूस क्या होती है, एक टर्म होती है टेरिटरीज के लिए। वो टेरिटरीज फिक्स नहीं होती थी, जितना ज़्यादा वो कंट्रोल अपना बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा वो टेरिटरी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो उनके एम्पायर को उन्होंने 4 हिस्सों में बांट रखा था, जिन्हें उसे उलूस कहा जाता था, ठीक है, उलूस कहा जाता था। उलूस का ये मतलब नहीं था एक फिक्स टेरिटरी, वो टेरिटरी बढ़ भी सकती है जैसे जैसे वो और ज़्यादा आक्रमण करते हैं और ज़्यादा अपने एम्पायर को बढ़ाते हैं। जंगीज़ खान reign was full of conquest and expanding territory where boundaries changed frequently. जंगीज़ खान का जो टाइम पीरियड था वो बहुत कंक्वेस्ट और टेरिटरी बढ़ाने से रिलेटेड था, यानी कि अपने पूरे उस टाइम पीरियड में उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया था उस एम्पायर को। अब जंगीज़ खान का ये सोचना था, ये मानना था कि उनके चारों बेटे मिलकर उनके एम्पायर को चलाएंगे। जंगीज़ खान के जो सबसे बड़े बेटे थे जोची रिसीव रशियन स्टेपीज बट द बाउंड्री ऑफ हिज टेरिटरी उलूस वाज नॉट फिक्स्ड। अब जोची जो सबसे बड़े बेटे थे उन्हें रशियन स्टेपीज वाला एरिया दिया गया, लेकिन उनका जो उलूस था उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती। जैसे जैसे वो अपने उलूस को एक्सपैंड करते तो वो बढ़ता जाता उसका साइज। इट एक्सटेंडेड एज फार एज वेस्ट एज हिज हॉर्सेस कुड रॉम। जितना ज़्यादा उनके घोड़े जितना दूर तक दौड़ सकते थे उतना वो अपने एम्पायर को, अपने उस उलूस को, उस पार्ट को एक्सपैंड कर सकते थे। जंगीज़ खान सेकेंड सन, जंगीज़ खान के जो दूसरे बेटे थे चांगताई, वॉज गिवन द ट्रांसऑक्शनियन स्टेपी एंड लैंड्स नॉर्थ टू द पामीर माउंटेन्स बिसाइड हिज ब्रदर, ठीक है। तो उनके ब्रदर के साइड में जो ट्रांसऑक्शनियन स्टेपी वाला एरिया था, जो पामीर माउंटेन्स के नॉर्थ का हिस्सा था, वो उनके भाई चांगताई को दिया गया। Genghis Khan had decided that his third son Ogadai would succeed him as the great Khan. जंगीज़ खान का मानना था कि जो उनके तीसरे बेटे हैं ओगदाई, वो आगे चल के ग्रेट खान बनेंगे, ठीक है। द प्रिंस एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट काराकोरम आफ्टर एसेशन। तो क्या हुआ, ओगदाई ने अपनी जो कैपिटल है वो काराकोरम में बनाई। जंगीज़ खान के जो सबसे छोटे बेटे थे तोलई,
रिसीव्ड द एंसेस्ट्रल लैंड्स ऑफ मंगोलिया, उन्हें मंगोलिया वाला ही एरिया दिया गया। देखो जंगीज़ खान का मानना था कि उनके बेटे जो है एम्पायर को कलेक्टिवली मिलकर रूल करेंगे। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए उन्होंने क्या करा, हर एक प्रिंस के उलूस में एक एक मिलिट्री कंटिजेंट को बिठा दिया, जिसे तामा कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फैमिली मेंबर्स के सारे इश्यूज जो हैं वो चीफटेन की असेंबली यानी कि कुरिलताई के अंदर डिस्कस किए जाते थे। फैमिली से रिलेटेड, कैंपेन से रिलेटेड, प्लंडर को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड, पेस्टल लैंड से रिलेटेड, सक्सेशन से रिलेटेड, ये सारे डिसीजंस जो हैं वो उस कुरिलताई के अंदर ही लिए जाते थे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड एंड कम्युनिकेशन सिस्टम अंडर जंगीज़ खान। तो जंगीज़ खान जब थे तो कैसा ट्रेड और कम्युनिकेशन सिस्टम था वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम कुरियर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। जंगीज़ खान हैड फॉर्म द रैपिड कुरियर सिस्टम दैट कनेक्टेड द डिस्टेंट एरियाज ऑफ हिज रिजाइन। तो जंगीज़ खान ने एक बहुत रैपिड कुरियर सिस्टम जो था वो बनाया था, जो कि अब उसके एम्पायर के दूर दूर वाले इलाकों को ज्वाइन करता था। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्विक राइडर्स होते थे जो कि बहुत जल्दी दूर दूर वाले एरियाज़ को कनेक्ट करते थे, मतलब बहुत जल्दी मैसेज को स्प्रेड कर देते थे। द मंगोल नोमैड्स कॉन्ट्रीब्यूटेड अ टेंथ ऑफ देयर हार्ड ईदर हॉर्स और लाइफ स्टॉक एज प्रोविजंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस कम्युनिकेशन सिस्टम। और इसके लिए वो टैक्स भी दिया करते थे, यानी कि जो मंगोल नोमैड्स थे वो 1/10 ऑफ देयर हॉर्सेज और जो भी उनके पास है उसका 1/10 हिस्सा दिया करते थे इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। और इसको कुबकुर टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसे स्टार मार्क कर लेना। कुबकुर टैक्स क्या होता है? ये टैक्स मतलब जो नोमैड्स ये देते थे 1/10 अपने हॉर्सेस का या फिर जो भी लाइफ स्टॉक उनके पास है इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो टैक्स देते थे, कुछ फ़ायदा तो था नहीं, इसके वो बहुत सारे बेनिफिट्स जो थे वो लेते थे। द कुरियर सिस्टम वॉज फर्दर रिफाइंड। इस कुरियर सिस्टम को यैम बोला जाता है और जो टैक्स पे करना पड़ता है उसको क्या बोला जाता है? कुबकुर टैक्स, ठीक है। कुबकुर इज द टैक्स एंड यैम इज द कुरियर सिस्टम। तो ये कुरियर सिस्टम था ना, was further refined after जंगीज़ खान डेथ एंड इट्स स्पीड एंड रिलायबिलिटी सरप्राइज्ड ट्रेवलर्स। अब ये जंगीज़ खान का जो कुरियर सिस्टम था ये उनकी डेथ के बाद भी मेंटेन रहा और ज़्यादा एफिशिएंट हुआ, और इसकी स्पीड और रिलायबिलिटी से जो ट्रेवलर्स थे वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाते थे, शॉक हो जाते थे। ये बहुत जल्दी मैसेज को भेजने के लिए यूज़ किया जाता था, बहुत जल्दी इससे काम होता था, इसकी स्पीड बहुत क्विक होती थी। इससे जो है क्या क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं, क्या क्या हो रहा है उनके एम्पायर के अक्रॉस, तो वो आराम से जान पाते थे ग्रेट खान जंगीज़ खान या फिर जो भी फर्दर सक्सेसर्स बने। ट्रेड, अब ट्रेड की क्या कंडीशंस थी? व्हेन पीस वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर मंगोल कंक्वेस्ट ट्रेड कनेक्शंस मैच्योर। जब शांति हुई, जब इन्वेजन्स हो चुकी थी, कंक्वेस्ट हो चुका था, तो उसके बाद क्या हुआ? ट्रेड और ज़्यादा एफिशिएंट हुआ और ज़्यादा मैच्योर हुआ और ज़्यादा बढ़िया कनेक्शंस हुए। यूरोप एंड चाइना वर टेरिटोरियली लिंक्ड विद मंगोलिया। यूरोप और चाइना जो थे वो टेरिटोरियली लिंक थे मंगोलिया के साथ। ट्रेवल एंड ट्रेड अलॉन्ग सिल्क रूट इंक्रीज अंडर द अथॉरिटी ऑफ मंगोल्स। क्या होता था? जो ट्रेड चलता था सिल्क रूट के अक्रॉस इंक्रीज हो गए। द ट्रेड रूट्स डिड नॉट स्टॉप इन चाइना। पहले क्या होता था? ट्रेड रूट्स चाइना में आके ख़त्म हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। अब मंगोलिया तक जो ट्रेड रूट्स हैं या फिर काराकोरम तक वो ट्रेड रूट स्प्रेड हो गए, आगे बढ़ गए, ठीक, एक्सपैंड हो गए। कम्युनिकेशन एंड ईज ऑफ ट्रेवल वॉज एसेंशियल टू मेंटेन द अथॉरिटी ऑफ द मंगोल रिजाइन। अब कम्युनिकेशन और ये ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रेवलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट था मंगोल लोगों के लिए अपनी एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए। ट्रेवलर्स वर गिवन अ पास। अब जो ट्रेवलर्स थे उन्हें पास दिया जाता था, जिसे पैसा बोला जाता है पर्शियन में और ग्रीक बोला जाता है मंगोलियन में। ये क्यों होता था? ताकि वो आराम से सेफली एम्पायर के अंदर दाखिल हो पाएँ, घुस पाएँ, इसलिए उन्हें एक पास दिया जाता था जिसे पैसा बोला जाता था। और ट्रेडर्स को टैक्स पे करना पड़ता था इसके लिए, ठीक है, अंदर घुसने के लिए। बाय एक्नॉलेजिंग द मंगोल अथॉरिटी, ठीक है। और इसको कौन ध्यान रखती थी? मंगोल लोग जो है इसका ध्यान रखते थे। ऐसे वो लोगों के ऊपर, ट्रेडर्स के ऊपर, ट्रेवलर्स के ऊपर कंट्रोल किया करते थे। अब मंगोल्स आफ्टर जंगीज़ खान, जंगीज़ खान के बाद मंगोल्स का क्या हुआ? तो देखो, जंगीज़ खान डाइड इन 1227 BCE। इस टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है। तो बाय द मिडल ऑफ 13th सेंचुरी द जंगीज़ खान ड्रीम ऑफ कलेक्टिव, यहाँ पे BCE नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो क्या होता है 13th सेंचुरी के मिडिल टाइम पीरियड में क्या होता है? जंगीज़ खान का जो ड्रीम था कि उनके सारे बेटे जो हैं वो मिलकर राज करेंगे,
तो वॉज ग्रेजुअली रिप्लेस बाय इंडिविजुअल डायनेस्टी। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, अलग अलग डायनेस्टीज़ में बट गए। रूलिंग सेपरेट उलूस, नाउ इट मीन टेरिटोरियल डोमिनियन। अब उनका उलूस अलग अलग तो था ही, और ज़्यादा उनको बिल्कुल अलग कर लिया उन्होंने, बिल्कुल अलग अलग डायनेस्टीज़ में बट गए। This was the result of succession struggles where Genghis Khan descendants competed for the office of Great Khan and rich pastoral lands। अब यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ गया था। क्यों? जो उनके बेटे थे ना वो अंदर ही अंदर लड़ने लग गए थे ग्रेट खान की पोजीशन के लिए और उन पेस्टोरल लैंड्स के ऊपर। ठीक है। युआन एंड सेकेंड खान डायनेस्टीज फॉर्म्ड इन चाइना एंड ईरान बाय डिसेंडेंट्स ऑफ तोले। जो तोले के डिसेंडेंट्स थे उन्होंने युआन और सेकेंड खानेट डायनेस्टी बनाई थी चाइना में और ईरान में। और जो जोची थे उनके जो डिसेंडेंट्स थे उन्होंने गोल्डन हॉर्ड या फिर रशियन स्टेपीज़ में उन्होंने रूल करा। चांगताई के जो सक्सेसर्स थे उन्होंने ट्रांसडॉक्शनिया के स्टेपीज़ में रूल करा, और जिन्हें हम तुर्किस्तान कहते हैं उस एरियाज़ में भी चांगताई के सक्सेसर्स ने रूल करा। नोमैडिक ट्रेडिशंस कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम इन सेंट्रल एशिया। ये जो नोमैडिक ट्रेडिशंस थे वो बहुत टाइम तक चलते रहे सेंट्रल एशिया में, तो वहाँ पर ये चलते रहे ये ट्रेडिशंस, नोमैडिक ट्रेडिशंस। देयर वाज अ ग्रेजुअल सेपरेशन ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ जंगीज खान इनटू सेपरेट लाइनेज ग्रुप्स। मैंने आपको पहले भी लाइनेज का मतलब समझाया था। तो क्या होता है, जंगीज खान के डेथ के बाद उनके जो बेटे हैं ना वो अलग अलग लाइनेज के अंदर बढ़ जाते हैं, मतलब अलग अलग उनकी जो डायनेस्टीज़ है वो क्रिएट हो जाती है। इससे क्या पता चलता है कि जो यूनिटी थी वो अब बदल चुकी है। दिस वॉज ड्यू टू द कॉम्पिटिशन अमंग द कजिन क्लैंस। अब ये क्यों होता है, उनके बीच में जो कॉम्पिटिशन था उसके वजह से। जो तोलोइद ब्रांच थी, यानी कि जो तोलोइद के फर्दर डिसेंडेंट्स थे, वॉज मोर क्लेवर इन प्रेजेंटिंग देयर वर्जन्स ऑफ द फैमिली डिसएग्रीमेंट्स इन द स्टोरीज प्रोड्यूस्ड अंडर देयर पैटर्नेज। अब क्या हुआ, जो तोलोइद ब्रांच थी ना उन्होंने बहुत चालाकी से अपने डिसएग्रीमेंट्स को हिस्ट्रीज के अंदर दिखाया है। ठीक है। दिस वॉज बिकॉज दे कंट्रोल ईरान एंड चाइना एंड रिक्रूटेड मेनी स्कॉलर्स। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि वो ईरान और चाइना को कंट्रोल करते थे और वहाँ से उन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स को अपॉइंट कर रखा था, रिक्रूट कर रखा था। पर्शियन क्रॉनिकल्स प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड खानेट ईरान ड्यूरिंग द लेट 13th century हैड डिटेल्स ऑफ वायलेंट किलिंग्स ऑफ द ग्रेट खान एंड ऑल्सो इट हैड एग्रीवेटेड द नंबर ऑफ पीपल किल्ड। जो पर्शियन क्रॉनिकल्स है जो सेकेंड खानेट डायनेस्टी ने प्रोड्यूस करे थे ईरान में लेट 13th century के दौरान, तो वहाँ पर बताया जाता है कितने सारी किलिंग्स करी थी ग्रेट खान ने, और कितने नंबर ऑफ पीपल जो है वो मर गए थे इन अटैक्स के अंदर, इस वायलेंस के अंदर, वो भी बताया गया है। तो ये इतना ज़्यादा आपका काम का नहीं था। तो अब हम पढ़ेंगे पीस बिटवीन नोमैडिक एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। द राइवलरी बिटवीन नोमैडिक एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ और सेटल्ड एलिमेंट्स विद इन द मंगोल एम्पायर रिड्यूस्ड इन 13th century। जो दुश्मनी थी इन दोनों के बीच में, नोमैड्स के बीच में और सेटल्ड कम्युनिटीज़ के बीच में, ये कम हो गई थी 13th century के दौरान। फॉर एग्जाम्पल 1230s में क्या हुआ, जब मंगोल्स ने चंद डायनेस्टी को नॉर्थ चाइना में हरा दिया, देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप विद इन द मंगोल लीडरशिप दैट वांटेड द मसैकर ऑफ ऑल पेजेंट्री। तो क्या हुआ, एक पर्सनालिटी थी, एक लीडर थे जिनको क्या चाहिए था कि सारे पीजेंट्स को बिल्कुल उनका मसैकर कर दिया जाए, मार दिया जाए, उनके फील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उनके फील्ड्स को पैस्चर लैंड्स में बदल दिया जाए। लेकिन 1270s में क्या होता है, जब साउथ चाइना को मंगोल एम्पायर ने अपने कब्जे में लिया आफ्टर द डिफीट ऑफ संग डायनेस्टी, जंगीज़ खान के जो ग्रैंडसन थे कुबलाई खान, वो इन पीजेंट और इन सिटीज़ के प्रोटेक्टर की तरह उभर के सामने आए। 1290s में क्या होता है, जब मंगोल रूलर ईरान के गजन खान जो थे, और डिसेंडेंट ऑफ जंगीज़ खान यंगेस्ट सन, जो तोले जो सबसे छोटे बेटे थे उसके डिसेंडेंट थे गजन खान, मंगोल रूलर थे ईरान के, वॉन्ट फैमिली मेम्बर्स एंड अदर जनरल्स नॉट टू एक्सप्लॉइट पीजेंट्स। उन्होंने सभी फैमिली मेम्बर्स को और सभी दूसरे मिनिस्टर्स को बोला कि तुम पीजेंट्स को बिल्कुल एक्सप्लॉइट नहीं करोगे, क्योंकि इट वुड नॉट लीड टू अ स्टेबल प्रॉस्पेरस रेल्म। इससे क्या होगा, जो एम्पायर है वो इतना ज़्यादा प्रॉस्पेरस नहीं रहेगा, उसकी प्रॉस्पेरिटी स्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि पेजेंट्स ही तो हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। देयर वॉज ऑल्सो प्रेशर टू मूव फ्रॉम नोमैडिक टू सेटल्ड लाइफ, और प्रेशर ये भी था कि नोमैडिक को छोड़कर अब सेटल्ड लाइफ को प्रैक्टिस किया जाए इन नए एरियाज़ में, विच वर फार अवे फ्रॉम द ओरिजिनल स्टेपी, क्योंकि ये एरियाज जो थे वो स्टेपी से बहुत ज़्यादा दूर थे। सो देखो, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, जंगीज़ खान की डेथ के बाद जो एक्सपेंशन था एम्पायर में, वो दो फेजेस के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट फेज इस टाइम पीरियड को बोला जाता है 1236 to 42। ठीक है, इस टाइम पे रशियन स्टेपीज, बल्गर, कीव, पोलैंड, हंगरी, यहाँ पर एम्पायर का एक्सपेंशन देखने को मिला था। और सेकेंड फेज इस टाइम पीरियड को बोला जाता है 1255 से 1300 को। ठीक है, तो इस टाइम पे चाइना, ईरान, इराक, सीरिया, यहाँ पर कंक्वेस्ट चल रहे थे। और इन कैंपेन्स के बाद जो एम्पायर की जो बाउंड्री थी ना वो स्थिर हो गई थी, स्टेबलाइज हो गई थी, इतना ज़्यादा उसके अंदर एक्सपेंशन देखने को नहीं मिला। तो चलिए फर्स्ट फेज को डिटेल में समझते हैं।
दो द मंगोल मिलिट्री फोर्सेज मेट विद फ्यू रिवर्सल इन द डिकेड आफ्टर 1203 CE। तो 1203 सेंचुरी के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले थे मंगोल मिलिट्री फोर्सेस के अंदर, लेकिन 1260s के बाद क्या होता है, ये जो एम्पायर है ना ये वेस्ट की तरफ से गिरना शुरू हो जाता है। उनके जो कैंपेन्स थे वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं 1260s के बाद। तो वो हम सेकेंड फेज में समझेंगे। इट वॉज इन द स्पिरिट ऑफ जंगीज़ खान आइडल्स दैट इज ग्रैंड सन मोंके। अब देखो जंगीज़ खान का इतना दबदबा था, इतनी पावर थी कि उनके जो ग्रैंड सन थे, जो पोते थे मोंके, उन्होंने एक फ्रेंच रूलर लुइस 9 को धमका दिया था, डांट दिया था, वार्निंग दे दी थी। ठीक है, तो 1236 से 41 इस टाइम पे क्या हुआ, जो बाटू थे, जो दूसरे ग्रैंड सन थे, पोते थे जंगीज़ खान के, उन्होंने रशियन लैंड्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था मॉस्को तक, और उन्होंने पोलैंड के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, हंगरी के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, और उन्होंने वियना के बाहर तक अपने कैंप्स लगा लिए थे। ठीक है, 13th सेंचुरी में क्या होता है, ऐसा लग रहा था कि इवन भगवान भी जो है वो मंगोल्स की साइड है। एटर्नल स्काई वॉज ऑन द साइड ऑफ मंगोल्स। Many parts of China, Middle East and Europe saw Genghis Khan conquest as the wrath of God। मतलब इन सभी इलाकों में, चाइना, मिडल ईस्ट, यूरोप, यहाँ पर बहुत सारे कंक्वेस्ट देखने को मिले, और सभी के सभी आक्रमण के अंदर जो है मंगोल्स की जीत साबित हुई। ऐसा लग रहा था कि भगवान भी इवन मंगोल्स की ही साइड है। ठीक है, सेकेंड फेज, तो 1260s के बाद क्या होता है, जो मंगोल एम्पायर है वो वेस्ट की तरफ से टूटना शुरू हो जाता है। वेना, वेस्टर्न यूरोप, इजिप्ट, ये सारे पहले मंगोल फोर्सेस के कंट्रोल के अंडर थे। हाउएवर दे रिट्रीट फ्रॉम हंगेरियन स्टेपीज। क्या होता है बाद में चल के, ये मंगोल्स जो है ना वो हंगेरियन स्टेपी से पीछे हट जाते हैं और वो इजिप्शियन फोर्सेस से भी हार जाते हैं। तो ये कुछ नए पॉलिटिकल ट्रेंड्स के वजह से होता है। तो क्या रीज़न था कि भाई एकदम से जो मंगोल्स इतने अच्छे से कंट्रोल कर रहे थे, इतना ज़्यादा उन्होंने एक्सपेंशन कर लिया था, तो एकदम से वो कैसे हारने लगे थे, क्यों उन्होंने हंगेरियन स्टेपीज से बैक ऑफ कर लिया था, क्यों वो इजिप्शियन फोर्सेस से हार गए थे। तो उसके पीछे दो रीजन से वो हम समझते हैं। द फर्स्ट वॉज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ सेक्शनिज्म विद इन द मंगोल फैमिली। अब देखो क्या चल रहा था, एक इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी। ये सोच रहे थे कि भाई अब कौन राजा बनेगा, जोची, ओगदेई, इनके बीच में एक्शन चल रहा था कि भाई अब किसको ग्रेट खान की पोजीशन मिलनी चाहिए। तो क्या हुआ, ये जो इंटरेस्ट है, ये जो टॉपिक था, ये यूरोप में कब्जा करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इनके लिए। सेकेंड रीज़न क्या था, जो जोची और ओगदेई लाइनेजेस थी, दे वर मार्जिनलाइज्ड बाय तोलेद ब्रांच, यानी कि जो तोलेद ब्रांच थी वो ज़्यादा पावरफुल साबित हुई एज़ कम्पेयर टू जोची एंड ओगदेई ब्रांच या फिर लाइनेजेस। ठीक है, और ये सारे ही जंगीज़ खान के डिसेंडेंट्स थे। ठीक है, जोची अलग उसका बेटा था, एंड ओगदेई दूसरा बेटा था, एंड तोलेद दूसरा बेटा था, और उनकी फर्दर जनरेशन को ब्रांचेस या फिर लाइनेजेस बोला जाता है। तो जो जोची के और जो ओगदेई के जो बेटे थे, फर्दर जनरेशन्स थी, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी एज़ कम्पेयर टू तोलेद जनरेशन या फिर डिसेंडेंट्स। अब देखो, वेन मोंके अ डिसेंडेंट ऑफ तोले, तो मोंके एक तोले के डिसेंडेंट थे। ठीक है, तोले ब्रांच से आते थे, तो वो राजा बने और उन्होंने ईरान के अंदर कैंपेन्स बनाने की सोची। ठीक है, 1250s के दौरान। लेकिन तोलेद का तो इंटरेस्ट था चाइना में कब्जा करने के रिलेटेड, यानी कि अब वो चाइना में कब्जा करना चाहते थे तोलेद। ठीक है, तोलेद जो थे वो मोंके के ही फैमिली मेम्बर थे। ठीक है, तो इसके वजह से उन्होंने चाइना के अंदर कॉन्क्वेस्ट करना शुरू कर दिया 1260s के अंदर। अब फोर्सेस और सप्लाईज जो थे वो सारे चाइना के कॉन्क्वेस्ट में लग रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे दूसरी जगह से भी अटैक होने लगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मंगोल फील्डेड अ स्मॉल अनस्टाफ्ड फोर्स अगेंस्ट द इजिप्शियन मिलिट्री। अब इजिप्ट वाले लोगों ने भी, इजिप्शियन मिलिट्री ने भी हमला कर दिया, तो उनके पास बहुत छोटी आर्मी बच गई थी, बहुत कम सप्लाईज बच गए थे इजिप्शियन मिलिट्री से लड़ने के लिए, क्योंकि वो चाइना के अंदर अपने हथियार का इस्तेमाल कर रहे थे। सो द डिफीट एंड increased preoccupation with China of Toled family marked the end of western expansion of the Mongol। अब क्या हुआ, इससे वो हार गए, इजिप्शियन मिलिट्री से वो हार गए, क्योंकि वो अपनी मिलिट्री सप्लाईज तो कहीं और यूज़ कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ, जब ये तोलेद फैमिली जो है इनके साथ लड़ाई में वो हारे, उसके बाद जो मंगोल्स का जो एक्सपेंशन था वो एकदम से ख़त्म हो गया। ठीक है, वेस्टर्न एक्सपेंशन ख़त्म हो गया। एट द सेम टाइम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जोचित एंड तोलेद
सिमिलर टाइम पे जोची और तोलेब के डिसेंडेंट्स के बीच में जो है वो लड़ाई चल रही थी रशियन और ईरानियन फ्रंटियर को लेके। डाइवर्टेड द जोचीज अवे फ्रॉम द फर्दर यूरोपियन कैंपेन्स। तो इससे क्या हुआ, इस लड़ाई के वजह से अब उनका ध्यान जो था जोचीज का वो यूरोपियन कैंपेन से हट गया था। अब वो रशियन ईरानियन फ्रंटियर के ऊपर लड़ रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ, दूसरी तरफ से भी गिरना शुरू हो गया। मंगोल एक्सपेंशन वाज सस्पेंडेड इन द वेस्ट बट देयर कैंपेन्स डिड नॉट स्टॉप इन चाइना। वेस्ट की तरफ से बेशक एक्सपेंशन बंद हो गया था, लेकिन उनके कैंपेन्स चाइना में अभी बंद नहीं हुए थे, विच वॉज रीयूनाइटेड अंडर मंगोल्स के पास ही थे चाइना का कंट्रोल। अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स ऑफ जंगीज़ खान रूल। तो आज ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी वन शॉट रिवीजन हम करने वाले हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने इस संडे को आपका एक लाइव लिया था, वैसे ही मैं लाइव में आपको या तो वन शॉट में डिस्कस करवाऊंगी पूरा चैप्टर, या फिर MCQ या क्वेश्चन आंसर्स के हम रिवीजन किया करेंगे। तो हर संडे ज्वाइन करना मत भूलना लाइव सेशन को, ठीक है, मैं याद दिला रही हूँ। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं करा है तो। एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स ऑफ जंगीज़ खान रूल। अब जंगीज़ खान के रूल के क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स थे, कैसे वो कंट्रोल किया करते थे, वो हम समझते हैं। ड्यूरिंग द रीन ऑफ जंगीज़ खान सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स वर रिक्रूटेड फ्रॉम द कंक्वायर्ड लैंड्स। जहाँ जहाँ पर मंगोल एम्पायर का कब्जा होता था वहाँ वहाँ से वो एडमिनिस्ट्रेटर्स को जो है रिक्रूट करते थे, अपॉइंट करते थे। बट दे वर डिप्लॉयड इन डिस्टेंट एरियाज़। लेकिन ये बहुत समझदार थे, उन्हीं एरियाज़ में वो उन्हें एम्प्लॉय नहीं करते थे, वो कहीं और भेज देते थे उन्हें, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। चाइनीज़ सेक्रेटरीज वर पोस्टेड इन ईरान। जो चाइनीज़ सेक्रेटरीज थे उन्हें ईरान में पोस्ट कर दिया, और जो ईरानियन थे यानी कि पर्शियन थे उन्हें चाइना में पोस्ट कर दिया, यानी कि उनको उनके खुद के नेटिव लैंड में कभी भी उन्होंने एम्प्लॉय नहीं करा। दीज एडमिनिस्ट्रेटर्स हेल्प्ड इन इंटीग्रेटिंग द डिस्टेंट रीजन्स। इससे क्या होता था, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, ये कंट्रोलर्स जो है वो इन दूर दूर के इलाकों को लिंक कर देते थे, यूनाइट कर देते थे, इंटीग्रेट कर देते थे। देयर बैकग्राउंड्स एंड ट्रेनिंग वर ऑलवेज यूजफुल इन कंट्रोलिंग द नोमैडिक प्रेडेशन ऑन सेडेंटरी लाइफ। अब इनका जो बैकग्राउंड होता था इन एडमिनिस्ट्रेटर्स का, इनकी जो ट्रेनिंग थी, उससे वो आराम से इस नोमैडिक एम्पायर के ऊपर कंट्रोल कर पाते थे। These administrators retained the confidence of their masters till the time they continued to increase revenues for them. जितना ज़्यादा वो अपना रेवेन्यू इकट्ठा कर पाते थे वो एडमिनिस्ट्रेटर, उतना ज़्यादा उनके मास्टर्स को उनके ऊपर विश्वास होता था, उतने ज़्यादा वो अपने मास्टर्स के प्रति अच्छे रहते थे। These administrators could sometimes command considerable influence. अब क्या होता था, कई बार ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे ना, ये कमांड भी कर पाते थे और इनकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती थी इनके एरिया के अंदर। अब यसा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। सो ये क्या था, ये था लीगल कोड ऑफ जंगीज़ खान, ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट यसा वॉज ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड बाय जंगीज़ खान एट द कुरिलताई। अब कुरिलताई क्या थी ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पिछली वीडियोज़ के अंदर। तो देखो, यसा जो था वो जंगीज़ खान ने एक कुरिलताई में बनाया था। 1206 में जो कुरिलताई हुई थी उसमें, विद द एम टू रीऑर्गेनाइज मंगोल सोसाइटी। और उन्होंने ये क्यों बनाया था, ताकि वो मंगोल सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज कर सके और उसे एक नई शेप दे सके। जब ये यसा बनाया गया था ना, यानी कि ये जो रूल्स बनाए गए थे, यसा क्या होता है, कुछ रूल्स जिनके मदद से वो अपने एम्पायर को गवर्न करते थे। तो जब वो बनाया गया था तो उसे यसाक बोला जाता था। यसाक का क्या मतलब होता है, लॉ, डिक्री और ऑर्डर भी हम इसे कह सकते हैं। By the middle of 13th century, Mongols started using the term yasa in more general sense to mean the legal code of Genghis Khan. तो क्या हुआ, मिडल ऑफ 13th सेंचुरी के दौरान जो मंगोल्स थे उन्होंने इस टर्म को यसा बना लिया, यसा नाम से वो बोलने लगे इस टर्म को। इसका क्या मतलब होता है, लीगल कोड ऑफ जंगीज़ खान, यानी कि जंगीज़ खान के द्वारा बनाया गया उनका लीगल कोड, उनके मेन रूल्स। अदर फ्यू डिटेल्स अबाउट यसाक वर अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस लाइक द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हंट। यसाक के अंदर दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस लिखी होती थी, रूल्स लिखे होते थे कि कैसे हंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे रेगुलेट किया जाएगा, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, आर्मी कैसे ऑर्गेनाइज होगी, पोस्टल सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज होगा। तो ये सब कुछ यसाक के अंदर लिखा गया था। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ एज द आइडेंटिटी ऑफ मंगोल्स। तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं चैप्टर को आज। तो देखो, मिडल ऑफ 13th सेंचुरी में क्या हुआ, जो मंगोल्स थे उन्होंने सभी लोगों को यूनिफाई कर लिया और उन्होंने वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा, लार्जेस्ट आई कुड से, एम्पायर बनाया।
उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके की सोसाइटीज़ के ऊपर, अलग अलग हिस्ट्री वाले लोगों के ऊपर, अलग अलग कल्चर फॉलो करने वाले लोगों के ऊपर जो है कंट्रोल करा। यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डाइवर्स लोगों के ऊपर, डाइवर्स इलाके के ऊपर जो है कंट्रोल करा। मंगोल्स ने रीजन को पॉलिटिकली डोमिनेट कर रखा था, यानी कि बिल्कुल अच्छे से वही कंट्रोल करते थे, लेकिन वो नंबर में न्यूमेरिकली बहुत ज़्यादा कम संख्या में मौजूद थे, बहुत माइनॉरिटी थी, उनकी इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। अब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को, अपनी डिस्टिंक्टिवनेस को बरकरार रखा एक लॉ की मदद से, जिसे हम यसा बोलते हैं या फिर यासा भी कोई कोई बोलता है इसे, ठीक है। यासा वॉज मोस्ट प्रोबेबली अ कॉम्पिलेशन ऑफ कस्टमरी ट्रेडिशंस ऑफ मंगोल ट्राइब्स। तो यासा के अंदर कुछ ट्रेडिशंस लिखे हुए थे मंगोल ट्राइब्स के, ठीक है, जिसे हम जंगीज़ खान कॉड ऑफ लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो यसा की मदद से सभी मंगोल लोग जो थे वो यूनाइटेड थे, और उन सभी की कॉमन बिलीफ से, यसा की मदद से, यसा के वजह से। इट रिकॉग्नाइज द एफिनिटी ऑफ जंगीज खान एंड डिसेंडेंट्स एंड इवन एज दे अब्सॉर्ब डिफरेंट। तो देखो, इससे क्या होता था, यसा के मदद से बेशक वो कहीं भी रहते थे, मंगोल्स कहीं पर भी उन्होंने कंट्रोल करा, तो वहाँ की थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल तो उनके अंदर आएगा, लेकिन इस यसा की मदद से वो अपनी एथनिक आइडेंटिटी को बरकरार रख पाते थे और अपने उस लॉ को अपने डिफीटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर, प्रजा के ऊपर इम्पोज कर पाते थे। It was extremely empowering ideology inspired by Genghis Khan's vision and was vital in the construction of Mongol universal dominion। ठीक है, तो ये एक आइडियोलॉजी थी जो कि जंगीज़ खान से इंस्पायर्ड थी कि भाई अपने लॉज को, अपने ट्रेडिशंस को मत भूलो, और पूरे मंगोल सोसाइटी ने इसी को जो है अडॉप्ट करा, इसी को फॉलो करा, जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करा। अब मंगोल इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये टॉपिक हम देखते हैं। जंगीज खान इज रिमेंबर्ड इन द हिस्ट्री एज अ कंक्वेरर, डिस्ट्रॉयर ऑफ सिटीज एंड अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो जंगीज खान को एक कंक्वेरर के नाम से, एक शहरों के डिस्ट्रॉयर के नाम से, एक ऐसा पर्सन जिसने हज़ारों लोगों की जान ली है, तो इस नाम से जंगीज खान को जाना जाता है। Many 13th century residents of towns in China, Iran, Eastern Europe looked at steppe people with fear and distaste. However, for Mongols, Genghis Khan was the greatest leader of all time. जो 13th century के जो लोग थे, चाइना, ईरान, ईस्टर्न यूरोप, वो स्टेपी वाले लोगों को, मंगोल्स को बहुत डर से, बहुत बुरी तरीके से देखते थे, वो उनसे डरते थे, ठीक है। और जंगीज़ खान उन सभी मंगोल के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं आज तक, ठीक है। उन्होंने सभी मंगोल लोगों को यूनाइट करा, उन्हें वॉर से आज़ादी दिलाई, उनको प्रोस्पेरिटी दिलाई, रिस्टोर ट्रेड रूट्स, उन्होंने ट्रेड रूट्स को रिस्टोर किया, जो हमने पहले पढ़ा था दूसरी वीडियोस के अंदर। मार्केट्स दैट अट्रैक्टेड ट्रेवलर्स लाइक वेनेटियन, मार्को पोलो, उन्होंने ऐसी मार्केट्स जो है फॉर्म करी जिनसे जो बड़े बड़े ट्रेवलर्स है, जाने माने ट्रेवलर्स है, जैसे कि मार्को पोलो, वो तक भी अट्रैक्ट हुए। यानी कि बेशक लोग उन्हें डर से, हॉस्टिलिटी के वजह से, डिस्ट्रॉयर के नाम से, किलर के नाम से जानते हैं, बट उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी करे हैं अपने लोगों के लिए। बेशक उन्होंने लोगों को हराया था, लेकिन उन्होंने 13th सेंचुरी में बहुत बड़ा मंगोल एम्पायर क्रिएट करा, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के लोग रहा करते थे, अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग रहते थे, अलग अलग फेथ वाले लोग रहते थे। मंगोल खान themselves belong to different faiths like शमन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन। अब मंगोल्स जो थे ना, उनका कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन नहीं था, वो खुद भी अलग अलग फेथ्स फॉलो करते थे, जैसे कि कोई शमन था, कोई बुद्धिस्ट था, कोई क्रिश्चियन था, एंड इवेंचुअली और बाद में चल के उन्होंने इस्लाम अडॉप्ट करा। बट दे डिड नॉट लेट देयर पर्सनल बिलीव्स डिक्टेट पब्लिक पॉलिसी। बेशक उन्होंने पॉलिटिकली कंट्रोल करा, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी इन बिलीव्स को दूसरे लोगों के ऊपर थोपा नहीं, फोर्स नहीं किया कि हम इस्लाम फॉलो कर रहे हो तो तुम भी यही करोगे, हम बुद्धिस्ट हैं तो तुम भी बुद्धिस्ट ही बनोगे, तो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। The Mongol rulers recruited administrators and armed contingents from all ethnic groups and religions. मंगोल रूलर्स ने एडमिनिस्ट्रेटर्स को, आर्मी कॉन्टिजेंट्स को, हर एक एथनिक ग्रुप, हर एक रिलीजन से जो है रिक्रूट करा, अपॉइंट करा। इट वॉज मल्टी एथनिक, मल्टी लिंगुअल, मल्टी रिलीजियस regime that did not feel threatened by its pluralistic constitution। ठीक है, यानी कि उन्होंने बहुत अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स वाले लोगों को जो है अपने आर्मी के अंदर एज एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट करा।
Historians now are studying the ways in which Mongols provided ideological models for later regimes like Mughals in India. तो historians study करते हैं कि कैसे मंगोल्स ने एक आइडियोलॉजिकल मॉडल दिया है बाद में जो रिजाइम्स आई मुगल्स जैसे कि इंडिया में उनको। मंगोल्स वर डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल, मंगोल्स बहुत डाइवर्स बॉडी थी, ठीक है। वो बेशक बुद्धिज़्म में बिलीव करते थे, क्रिश्चियनिटी में करते थे, इस्लाम में, यानी बहुत अलग अलग फेथ्स में बिलीव लगने वाले लोग थे वो। जंगीज़ खान एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, तो जंगीज़ खान को बेशक हॉस्टिलिटी के वजह से, किलर के वजह से, डिस्ट्रॉयर के वजह से जाना जाता है, बट वो कुछ लोगों के लिए एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है। The nature of documentation on Mongols and other nomadic regimes make it highly impossible to understand the inspiration that led to the confederation of divided groups of people in pursuit of an ambition to create an empire. तो हमें ये समझना बहुत मुश्किल लगता है, इम्पॉसिबल लगता है कि क्या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा होगा कि मंगोल्स ने अलग अलग ग्रुप्स को यूनाइट कर लिया और एक इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करा। दो मंगोल एम्पायर चेंज देयर सोशल सेटिंग्स, जंगीज़ खान रिमेन्ड देयर पावरफुल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। बेशक मंगोल एम्पायर के अंदर उन्होंने अपनी सोशल सेटिंग्स को चेंज करा, टाइम के साथ साथ बदलाव आए, लेकिन फिर भी जंगीज़ खान ही उनके मेन इंस्पिरेशन रहे, ठीक है। एट द एंड ऑफ 14th century, तिमुर, another monarch who aspired to conquer the world, was reluctant to declare himself monarch. अब देखो 14th century में एक और monarch थे तिमुर, वो चाहते थे कि वो भी मंगोल्स की तरह पूरे वर्ल्ड को कंक्वायर करें, लेकिन वो डरते थे अपने आप को एक मोनार्क घोषित करने में, बिकॉज ही वॉज नॉट ऑफ जंगीज़ खान डिसेंट, क्योंकि वो जंगीज़ खान के डिसेंट से बिलोंग नहीं करते। ही डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी एज सन इन लॉ ऑफ जंगीज़ खान फैमिली। तो उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर करा जब वो जंगीज़ खान के सन इन लॉ बने। उसके बाद तो देख सकते हैं जंगीज़ खान का कितना ज़्यादा दबदबा था उस टाइम पे कि कोई अपने आप को ऐसे मोनार्क भी डिक्लेयर नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जंगीज़ खान के डिसेंडेंट्स नहीं थे। अब प्रेजेंट मंगोलिया को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर डिकेड्स ऑफ सोवियत कंट्रोल, टुडे मंगोलिया कंट्री इज रिक्रिएटिंग इट्स आइडेंटिटी एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो सोवियत यूनियन ने कंट्रोल करा था, उसके बाद आज मंगोलिया एक कंट्री है जो कि अपनी आइडेंटिटी एज इंडिपेंडेंट नेशन क्रिएट कर रहा है। इट इज़ प्रोजेक्टिंग जंगीज़ खान एज अ ग्रेट नेशनल हीरो हु इज़ पब्लिकली रिस्पेक्टेड। तो आज भी वहाँ पर मंगोलिया में जंगीज़ खान को एज अ ग्रेट नेशनल हीरो की तरह देखा जाता है और उन्हें पब्लिकली सब रिस्पेक्ट करते हैं। उनके अचीवमेंट्स को बहुत प्राइड के साथ याद किया जाता है। इन द हिस्ट्री ऑफ मंगोलिया, जंगीज़ खान हैड अपीयर्ड एज एन आइकॉनिक फिगर फॉर मंगोल पीपल। तो मंगोलिया की हिस्ट्री में जंगीज़ खान एक बहुत आइकॉनिक फिगर की तरह सामने आए हैं मंगोल लोगों के लिए, यानी कि आज भी जंगीज़ खान को वो एक हीरो की तरह मानते हैं। His personality was inspiring Mongol people by bringing glorious past memories and shaping the national identity that can carry the nation forward. तो उनकी जो पर्सनालिटी है जंगीज़ खान की, वो आज भी मंगोल लोगों को इंस्पायर करती है, जो पहले की मेमोरीज़ हैं उनको वापस से रिक्रिएट करती हैं और उनकी नेशनल आइडेंटिटी को शेप करती है, ठीक है, और उस नेशन को आगे बढ़ने में मदद करती है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ऑल्सो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहाँ पर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।